वो सीधा फेस पे ही और कहीं नहीं, हाथ पैर पे कहीं नहीं मारते थे। सीधे बाल या तो पकड़ते थे या तो फेस को नोचते थे। तो बच्चे आँख में से मेरे ब्लड आने लगा, पूरा खूने खून हुए बच्चे। जैसे मैं सो गई, लेट गई हूँ और बच्चे मैयत मेरी हो गई है, वैसे बच्चे रो रहे हैं। जो अपने घर में हो रहा था और उसने फेस किया है, तो वो इतना एक्टिव लड़की है मेरी कि मुझे हिम्मत देती है। बोलते ना जेंडर, बेटा बेटी, लेकिन मैंने बेटा बेटी नहीं देखा। सबको, तीनों बच्चों को एक साथ एजुकेशन दिया और बेटी मेरे कंधे के पीछे मेरी खड़ी रहती है हर वक्त। अगर बाप आके खड़े होते मारने के लिए तो बराबर खड़ी हो जाती है, तो पीछे हट जाते थे। एक महीना थोड़ा सा नॉर्मल हुए, फिर सऊदी चले गए, अच्छे हो गए। बार बार कॉल आ रहा था। 1 महीने के बाद वो दवा वगैरह लेके चले गए। फिर 4 महीने के बाद ही वहाँ डिस्टर्ब हो गए। फिर 4 महीने के बाद मुंबई में उन्होंने आए और मैं इलाहाबाद से, वही लास्ट एग्ज़ाम बच्चों का था, मैंने एग्ज़ाम दिलाया अप्रैल में, मार्च में ही, और मैं मुंबई में आ गई, शिफ्ट हुई 2013 में मैं शिफ्ट हो गई। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर को दिखाना शुरू किए हम लोग। अब यहाँ रिलेशन में ये था, भाई मिक का बोलना ये था कि मैं रूम देता हूँ, मेरे साथ ही आप रहो, चिताकंब में रहो। मैं नाम मांगता है तो मैं तुम्हारे नाम से रूम भी लिख के देता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली आज तक, हम लोग 3 पीढ़ी एक में ही हैं, सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैं तो अभी आज हूँ भाई के पास, बच्चे आपस में लड़ते, कुछ बोलेंगे तो गलत, कुछ ना रिश्ता हमारा ख़त्म हो जा। मैं शिवाजी नगर में आई और फिर ग्रांट से मेरे पास सोने पड़े हुए थे, 7 तोला सोना मैं मारवाड़ी को दी और वहाँ से 1 लाख मैं ली हैवी डिपॉजिट के लिए, रूम के लिए। 1,10,000 पे मैंने जेवर रखा और 10,000 खर्चे के लिए रखी, और 1 लाख में मैंने हैवी डिपॉजिट पे रूम लिया बच्चों को वहीं पे पढ़ाई के लिए, और इनको भी साथ में रखा। लेकिन ऐसा इनका था, वो सेक्स को लेके बहुत टॉर्चर करते थे उस वक्त भी, और बच्चे थे मेरे घर में अभी तक, गाली गलौज ये सब बहुत, मतलब ये अलग ही ये लगता था कि बच्चों के पे क्या असर होगा। और तीनों बच्चे, तीनों पढ़ने वाले हैं। पूरा खर्चा मैंने फिर ढूंढना शुरू किया। इनको खाना बनाती थी, एक दूसरे से मिलती थी कि मुझे कोई काम की ज़रूरत थी, मैं काम मुझे चाहिए। तो भाई बोला, मैं बोली नहीं, हमारा रिश्ता उतना ही तक है, अगर आपको लगेगा तो आप पैसा दो, नहीं तो मैं किसी से मदद नहीं लूँगी। मैं खुद इतनी एक्टिव हूँ कि मैं कर सकती हूँ, इतना मैं कर पाऊँगी। फिर मेरी बेटी की फ्रेंड थी जो NGO में ही थी, अपने कोरो में थी, वो, उनसे मुलाकात हुई मेरे। उन्होंने बोला आपकी मम्मी क्या करती है? दोनों दोस्त बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरी मम्मी कोरो महिला मंडल में काम करती हैं और औरतों को काम दिलाने का काम करती है। फिर मैं उनसे मिली। उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने ही बालवाड़ी टीचर के लिए भी मुझे वैकेंसी आई थी, उन्होंने बताया। फिर मैं बालवाड़ी ज्वाइन की, घर में पर्दे सिलती थी और टिक्की मोती का काम मेरे बच्चे बैठ के तीनों करते थे। मतलब मैं आज भी जो भी हूँ, मैं अपने बलबूते पे आज तक, मैं यहाँ पे 9 साल हो गए मुझे आके। मैंने 6 साल कंटिन्यू अपने हस्बैंड को बिठा के, और बार बार वो झगड़ा करते थे, गांव जाते थे, मैं 2000 देती थी, आप चले जाओ, मेरे घर में सुकून चाहिए। नहीं, उनको सिर्फ सेक्स के लिए ज़रूरत थी, खर्चे का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, काम करना है नहीं करना है कुछ उनको समझता ही नहीं था। तो फिर मैंने उनसे बात की और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। तो बालवाड़ी पहले उन्होंने बोला, फिर बोला अपने मीटिंग है आज, आप आएंगे क्या? तो फिर मैं कोरो महिला मंडल का एक बस्ती में मीटिंग थी, उसमें गई। तो जेंडर की बात हो रही थी, हिंसा की बात हो रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो रोज़ हिंसा में घिरी हुई हूँ, लेकिन हिंसा मीन्स क्या होता है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हो के भी इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं। जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं जेंट्स और पुरुष और महिला में कुछ फ़र्क नहीं, मैं अपना घर चला रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और तीनों बच्चों को मैंने इंग्लिश मीडियम में डाला था। मैं दिन रात मेहनत करती थी। रूम भाड़े का था, उसको खर्चा मुझे देना है, बच्चों की फ़ीस पहले पे करना है, और बाकी जो बचेगा तो खाएंगे। एक टाइम नहीं भी खाते थे। बच्चे मेरे इतने अच्छे थे कि ये नहीं बोलते थे अम्मी मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। कभी बच्चों ने ऐसा नहीं बोला। वो शायद बाप को देखते थे तो बोलते थे अम्मी अब्बू क्या थे और क्या हो गए। अगर ज़्यादा जिस दिन मारपीट करते थे, एक दिन तो इतना मारे थे कि मेरे पूरे चेहरे पे जो भी निशान है, उनके हाथ के ऐसे नोचे हुए हैं, यहाँ कटना यहाँ कटना। वो सीधा फेस पे ही और कहीं नहीं, हाथ पैर पे कहीं नहीं मारते थे। सीधे बाल या तो पकड़ते थे या तो फेस को नोचते थे।
तो बच्चे आँख में से मेरे ब्लड आने लगा, पूरा खूने खून हुए बच्चे, जैसे मैं सो गई लेट गई हूँ और बच्चे मैयत मेरी हो गई है वैसे बच्चे रो रहे हैं। तो उस वक्त मेरी बड़ी बेटी 11th क्लास में, अरे 8th क्लास में थी। उसने मुझे ऐसा हाथ पकड़ा, बोला अम्मी बस बहुत हो गया, आप कब तक अब्बू का ऐसा सुन के लेंगे, आप सब कुछ करते हो, इनको निकाल ही दो तो अच्छा है, उसने बोला। और वो जो मैंने मीटिंग अटेंड किया था वो मेरे दिमाग में अब घूमने लगा। उसी बीच 2015 में जब मैं एनजीओ से जुड़ी तो 2015 में बीजू ताई मिली, तो उन्होंने बोला आप ऐसा है ना कि लीडरशिप का ट्रेनिंग होने वाला है, आप आइए ना प्लीज़, में फॉर्म भरिए और आप, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। मैं 2016 में फिर मुझे फेलोशिप मिला और मैंने विषय भी यही चुना कि मुस्लिम महिलाओं पे होने वाली पाबंदियाँ, क्योंकि हमको जो पहले से जो हमारे अंदर संस्कार दिए जाते हैं कि हमको पर्दे में ही रहना है, इस्लामिक तरीके से ही रहना है, उससे अलग हट के नहीं जाना है, हमारे नॉर्म्स जो है, जो सामाजिक बंधन बनाए गए हैं उससे हट के हम काम नहीं कर सकते, नहीं तो हमको समाज नकारेगी। मुझे ये लगा नहीं, ये गलत है, ये चीज़ पे हमको काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे संविधान में राइट्स मिले हुए हैं उसको हम कहाँ फॉलो कर रहे हैं, उसका अधिकार, जो हमारे अधिकार है लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। कि हमारा राइट टू चॉइस बोलते हैं, जो बच्चियों को, हमने तो एजुकेटेड फैमिली से थे लेकिन हमको भी उस वक्त चॉइस मिला था क्या कि आप अपने 8वीं क्लास 9वीं क्लास के हस्बैंड को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, उस वक्त भी चॉइस होनी चाहिए थी। शायद मेरे समझ से उस वक्त मुझे ये इतनी जानकारी मिली होती तो उस वक्त मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई होती। मेरी खुद की बेटी, अभी जब मैं कोरो में गई तो पहला जब ट्रेनिंग ली लीडरशिप का, तो बार बार वो एक सवाल, पहला सवाल यही था कि मी मंजे का है, मैं क्या हूँ। तो लोग अलग, मेरी भी सोच वही थी, मैं एक औरत हूँ, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन क्या इतने तक ही सीमित हूँ क्या। तो उस वक्त मेरा दिमाग खुला दूसरे दिन कि नहीं, मैं भी एक लीडर हूँ, मैं अपना घर चला रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को खुद को पाल रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, पूरा हर एक चीज़ मैनेज कर रही हूँ। मेरी बेटी अभी BMS कंप्लीट करके उसने फाइनेंस का कोर्स किया है 11th क्लास में। मेरा बीच का बेटा है, छोटी वाली बेटी 8th क्लास में है। पूरी आज भी जिम्मेदारी मैं उन लोगों का उठा रही हूँ। उस वक्त आई, जब मैं ट्रेनिंग से आई, महाड़ में 3 दिन की ट्रेनिंग थी, मेरे हस्बैंड उसी दिन मोबाइल तोड़ दिए। ये मोबाइल ही सबका जड़ है, तू कॉलिंग करती, सबसे बात करती, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैंने बोला नहीं, आप जहाँ तक थे, आपको जहाँ तक इज्जत देना है आज भी दे रही हूँ, लेकिन आप जब इन सब चीज़ों के आगे आओगे तो मुझे इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैंने बोला बहुत हो गया, आप अभी हाथ उठा नहीं सकते हो। मैं जब बराबर की खड़ी हुई तो पीछे हट गए, बोले ये क्या है। लेकिन उसके तीसरे दिन उन्होंने बहुत मारा, मुझे मारा। मैं कॉल करी, पुलिस चौकी में कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस लेके गई इनको। और मेरा भतीजा भी आया, उसको भी कॉल की, मेरा भाई भी आ गया। बोले नहीं आपा, चलो अभी तलाक ले लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इनके साथ रहने की, आप तो सब कुछ कर ही रहे हो ना, आप अपनी ज़िद पे आ गए हो कि मुझे अलग रहना है, अलग रहना है, इनके साथ रहोगे तो यही होगा। मैं बोली नहीं, तलाक एक ज़रिया नहीं है। अगर मैं तलाक लेती हूँ तो शायद कोई और लड़की इनके साथ फंसेगी, उसकी भी लाइफ ख़राब होगी। मुझे इनको सुधारना है और मेरे बच्चे हैं, बच्चों को माँ से बाप से अलग नहीं कर सकते, वो बच्चों के लालच में आएंगे ही। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको सुधारने की कोशिश करूँगी। आप लोग जाओ। जब पुलिस ले गई पुलिस चौकी में, उनको 4 पट्टा मारी, बहुत तेज़ तेज़ से मारी हाथ पे, क्योंकि बहुत ब्लड आ रहा था मेरे चेहरे से, आँख में से। तो ऐसा मेरे को देख रहे हैं, बोल रहे ये क्या कर रहे हैं। मैं बोली आप तो रोज़ करते हो ना, तो कभी पूछा है क्या आपने कि तुमको कितना तकलीफ़ हो रहा है। तो ये आज शायद आपको सीखने के लिए और थोड़ा सा उस वक्त से नॉर्मल हुए, लेकिन काम वगैरह कुछ भी नहीं करते थे। मेरी बेटी ग्रेजुएशन करने के 12th में थी, जब भी कोरो से वो भी ज्वाइन हो गई। वो मेरे को मदद करने लगी। 5000 उसके आते थे, मेरे 10 आते थे, और घर में जो काम करती थी उससे बच्चों की पढ़ाई और सारी चीज़ें, उनका भी खर्चा मैं निकालती थी। अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में मेरे हस्बैंड, मेरी सास इंतकाल हुई हैं, उसके बाद कंटिन्यू मेरे साथ वो रहने लगे हैं और मैंने ट्रीटमेंट कराया है तो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। अभी कोई रोक टोक नहीं, लड़की कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रही हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जब हम फैमिली की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, अपने बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो पहले फैमिली से ही शुरू होता है। मैंने पहले फैमिली
को बदला। फिर उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, अगल बगल के लोग देख के हमारे कि आपने इतना होने के बावजूद भी अपने आप का तो बहुत अच्छा है। बेटी मेरी जब भी 9th क्लास में थी तो स्कर्ट पहन के जाती थी, तो वही शिवाजी नगर के लोग बोलते थे कि बच्ची के साथ कुछ भी तो हो जाएगा, आप नंगे भेजते हो, कॉलेज स्कूल में ऐसे नहीं भेजना चाहिए, आप एक मुस्लिम हो। मैं बोली नहीं, ये गलत आपकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। उसके कपड़ा नहीं पहनने से यूनिफॉर्म है, उसको पहन के जाना है। तो वो सारी चीज़ों को बदल के वो लड़की मेरी अभी कोरो से जुड़ी, फिर अभी कोरो में ही है, वो युवा मंथन करके एक है, उसमें प्रोजेक्ट में काम कर रही है, यूथ पे काम कर रही है, क्योंकि उसने 8वीं क्लास से हिंसा को देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है, जो अपने घर में हो रहा था और उसने फेस किया है। वो इतना एक्टिव लड़की है मेरी कि मुझे हिम्मत देती है। बोलते ना जेंडर बेटा बेटी, लेकिन मैंने बेटा बेटी नहीं देखा, सबको तीनों बच्चों को एक साथ एजुकेशन दिया। और बेटी मेरी कंधे के पीछे मेरी खड़ी रहती है हर वक्त। अगर बाप आके खड़े होते मारने के लिए तो बराबर के खड़ी हो जाती है, तो पीछे हट जाते थे। लेकिन 1 साल से बिल्कुल चेंज हो चुका है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम लगाया। बोले भारी काम मुझे नहीं होगा। मैं बोली ठीक है, मटेरियल वगैरह रहेगा, बैठ के आप देखो, मैं बात करती हूँ, आप जाओ काम करो। तो उन्होंने अभी सिक्योरिटी गार्ड का 1 साल से 10,000 पेमेंट भी है, काम कर रहे हैं। सब लोग एक साथ हैं, बहुत अच्छे से हैं। बेटी को मैंने और ना कभी दुपट्टे का ये ना जीन्स पहनती है, ऐसे भी रहती है, बच्चों के साथ है, ट्रेनिंग जा रही है, अभी कोई सवाल नहीं है ना, क्योंकि सोच चेंज हुई। जब सोच चेंज हुई तो ये सवाल ख़त्म होते हैं। ये सवाल जब ख़त्म होंगे जब हम इसके लिए कदम उठाएंगे। जब बार बार मैं घुट रही थी, उसी में थी। कोरो महिला मंडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला, जो अलग अलग ट्रेनिंग मिले, जेंडर पे, हिंसा पे, उसके साथ साथ जो संविधान पे मिला है कि हमारे राइट्स के बारे में, हमारा हर एक चीज़ जीने का जो अधिकार है, उसके लिए हम जो मैं अभी CRC बोल के कोरो महिला मंडल से ही 350 घरों में CRC बोल के काम कर रही हूँ, काउंसलिंग सेंटर चलाती हूँ। और लोग आके अपनी बात रखते हैं। हम लोगों ने वहाँ तक का भरोसा जीता है कि अगर हिंसा हो या हिंसा होने के पहले हमको उसको रोकना है, नहीं कि हमको हिंसा की रोकने का इंतज़ार ही करना है। मेरी बेटी अभी फ़िलहाल में ही अभी उसको फॉरेन जाने का एक फॉर्म भरा जा रहा है, लीडरशिप से ही अपने इसमें कोरो से फॉर्म भरा जा रहा है। उस दिन में और फैमिली और उनका सब अलग अलग कंट्री के 32 कंट्री के लोग उसमें फॉरेनर जुड़े हुए थे। उस वक्त वो इंग्लिश टॉकिंग कर रही थी, तो मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब मैं शायद वो उनका तबीयत ख़राब होना भी मेरे लिए बहुत लक की बात है। शायद मैं गांव में रहती, ऐसा कोरो जैसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मैं भी उसी महिलाओं के जैसे दबी रहती कि घर चलाना है, बच्चे चलाना है, सब फैमिली को देखना है। आज मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। मैं और आगे तक जाना चाहती हूँ और अपनी बेटी को भी आगे तक ले जाना चाहती हूँ। मैंने अभी बहुत बड़ा एक सोशल नॉर्म्स तोड़ के आया है कि गांव में अभी भी लड़का लड़की एक साथ बैठ के इंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम तरीके से ही अलग होना चाहिए और अलग होना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी का मैंने अभी इंगेजमेंट करके आई हूँ, उसके चॉइस से है। मैंने हमारी फैमिली में मेरी शायद प्रॉब्लम देख के कि बहुत प्रॉब्लम में है। मेरी बड़ी बहन जो है उनके 5 बेटे और तो सब टीचर हैं, कोई रेलवे में है। उन्होंने बात रखी थी कि तुम्हारी बेटी मुझे लेना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, वक्त आने दो। 18 साल की मेरी बेटी जब हो गई तो मैंने बात रखा कि ऐसा मौसी की तरफ से ऑफ़र आ रहा है, क्या करेंगे। तो उसने बोला ठीक है, मौसी के यहाँ तो गांव और सिटी से कुछ मतलब नहीं है, उन लोग जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है, फ्रीडम है। अम्मी तो और चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। वो लड़का भी BTC किए हुए हैं और स्टेट सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया है, वो टीचर लाइन में जाना चाह रहा है। तो मैंने 1000 लोगों के बीच में उन्होंने हॉल बुक किया, उसमें इंगेजमेंट किए, लड़का लड़की दोनों रिंग पहनाए और मतलब DJ ये वो सारी चीज़ें। वो जो नॉर्म्स जो हैं, नॉर्म्स सिर्फ हम अपने यहाँ तक ही नहीं, गांव तक तोड़ने की कोशिश की है कि हमको इस नॉर्म्स को तोड़ना है। जो भी नॉर्म्स हमारे ऊपर लादे गए हैं वो सामाजिक बंधन को तोड़ना है और बहुत आगे तक जाना है। मैं यही बाकी महिलाओं को भी यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अपने हक के लिए लड़ो, आप बहुत आगे तक बढ़ो, क्योंकि औरत
अबला नहीं है, अब बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी है। थैंक यू।